हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी तट का पूछा जा रहा है। पश्चिमी तट ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा पूर्व का है, ये हिस्सा पश्चिमी तट है। कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कन्नड़ के तटीय क्षेत्र या कोंकण। ठीक है, तो इसमें से कोंकण तट और कन्नड़ और मालाबार ये सभी के समय पश्चिमी हिस्से हैं। कोरोमंडल तट ये पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, कोरोमंडल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। कोरोमंडल तट पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है और इसका विस्तार कृष्णा नदी में कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच में कोरोमंडल तट पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। मालाबार तट ये मिलेगा मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक ये विस्तारित है और कोंकण तट उत्तर में दमन से लेकर गोवा तक ये विस्तृत है और कन्नड़ का तटीय मैदान गोवा से मंगलुरु तक विस्तारित क्षेत्र है। अब इसको हम एक बार मैप से देख लेते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ से देखिए, ठीक है, ये देखिए ये कौन सा है, ये कोंकण है। ठीक है, कोंकण तट ये देख पा रहे हैं आप, ये है मालाबार तट। ठीक है, और ये यहाँ पर है कैप कैमोरिन। यहाँ पर देखिए कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल कौन से हिस्से में दिख रहा है? ये पूर्वी तट ही है। ठीक है, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट पर मालाबार है, कोंकण है और कोरोमंडल भी घाट के हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया प्यारा भारत, उत्तरी छोर से कौन सा बोला जा रहा है? दक्षिणी छोर तक। ठीक है, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर, ये उत्तर का हिस्सा है और ये दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिणी तक का छोर कितना है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 3214। और पूर्व से पश्चिम छोर की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर है। ये 2933 है। ठीक, और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। ठीक है, 3214। उत्तरी छोर से दक्षिण छोर की दूरी है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिमी छोर की दूरी है 2933 किलोमीटर की। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? 3214। भारत के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.45% है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जलने लगती है? मध्यमंडल में जलने लगती है। समतापमंडल वायुयान उड़ाने के लिए उच्चतम माना जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती समतापमंडल पर, और मध्यमंडल में आने पर उल्कापिंड जलने लगते हैं। मध्यमंडल वायुमंडल की समतापमंडल परत के ठीक ऊपर स्थित एक परत है और इनकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में आने पर जल जाते हैं। क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, जैसे बादल है, वर्षा, ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। और समतापमंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन की परतें पाई जाती है। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए इसको वायुयान उड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आयन मंडल में उपग्रह या सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। इसी मंडल में अरोरा ऑस्ट्रालिस व अरोरा बोरियालिस जैसी परिघटनाएं घटित होती हैं। हिमालय की नदियों के प्रवाह के भाग विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऊपरी भाग विसर्प या निचला भाग गोखर झील। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। ठीक है, हिमालय की नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्रों में इसको बांटा गया है। एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय की नदियाँ अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है और अपने साथ भारी मात्रा में बालू और सिल्ट का संवहन करती है। हिमालय की नदियाँ मध्य एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील, डेल्टा आदि का ये निर्माण करती है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ कैसी होती हैं? तो ये 12मासी होती है। नदियाँ जब ऐसे मोड़दार, ठीक है, मोड़दार मार्ग से बहने लगती है तो इसे ही क्या कहा जाता है? ये विसर्प है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? विसर्प। और यही जब विसर्प क्या होती है, ठीक है, इस हिस्से में, ठीक है, इस हिस्से में
अपना अलग अस्तित्व बना लेती है और ये हिस्सा ऐसे कटकर बहने लगती है और ये अलग अस्तित्व बना लेती है। इसको क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं या चाप झील भी इसको कहा जाता है। इस वाली इमेज में देखिए नदियाँ जैसे मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक, यहाँ पर देखिए मोड़दार मार्ग पर बहने लगी और ये वाला हिस्सा इस धारा से क्या हो गई है? अलग हो गई है, इससे कट गई है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? गोखुर झील कहते हैं या चाप झील के नाम से इसको जानते हैं। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग खालिस्तान प्रकाश मिनट है 8। ठीक है, राइट आंसर होगा 8। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर है? तीसरे नंबर पर। पहले स्थान पर बुध है, दूसरे स्थान पर शुक्र है और तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी लगभग कितना है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को खालिस्तान कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? विसर्प। जब नदी इस तरह से बहने लगती है ना, मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, इसको क्या कहते हैं हम? विसर्प कहते हैं। जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर मोड़दार मार्ग पर क्या करती है? बहने लगती है, तो ये नदी, ये बड़े मोड़ विसर्प कहलाते हैं। बाढ़कृत मैदान, बाढ़ के कारण नदियों के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में एक प्रकार की महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का जमाव हो जाता है, जिससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तटबंध क्या होता है? तटबंध नदियों के दोनों किनारे पर और शादों या मलबों के जमाव से ये निर्मित होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तटबंध। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? इंदिरा सागर डैम बना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नर्मदा नदी पर बना है इंदिरा सागर बांध, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित अन्य प्रमुख बांध जैसे कि सरदार सरोवर बांध है, ओमकारेश्वर बांध है और महेश्वर बांध, ये और कौन सी बांध बनी है? बरगी बांध। ये सभी नर्मदा नदी पर बनी हुई बांध है। गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेतवा हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की एक सहायक नदी है। यमुना इसके दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। ठीक है, ये हमारी गंगा नदी इस तरह से और इस तरह से बहती है यमुना नदी, और ये इलाहाबाद प्रयागराज में ये क्या करती है? यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाली एक सहायक नदी है। गंगा की लंबाई कितनी है? 5000 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूछा जा रहा है? कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गंगा यमुना इसके दाहिने किनारे से क्या करती है? यमुना इसके दाहिने किनारे से समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे इस ओर से आ रहे हैं हम, है ना, कोई व्यक्ति इस ओर से चलते चलते आ रहा है तो उसका दाहिना हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा। और यमुना नदी कहाँ से मिलती है? इसके दाहिने हिस्से से आकर गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। इस ऑप्शन में 5000 दिया है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, यमुना, सोन और गंगा की ये सभी प्रमुख सहायक नदी हैं। फरक्का, ठीक है, फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ चली जाती है? ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रयागराज में ये गंगा के कौन से तट से? दाएं तट से ये मिलती है। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, केन नदी, ये सभी के सभी किसकी सहायक नदी है? यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे कि वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटेराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। या इनमें सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये इनमें क्या होती है? सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होती है। ये ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, यही गलत है। लेटेराइट मृदा का विकास उस क्षेत्र में होता है जहाँ पर क्या होता है? उच्च तापमान होता है एवं भारी वर्षा होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम पाई जाती है। लेटेराइट मृदा भीगने पर कोमल और सूखने पर क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहे व एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है
रागी, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर, शिंकोना आदि ये सभी लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? ठीक है, ये कौन सी झील है? कंवर झील। कंवर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील है। कंवर झील, कंवर ताल, यह एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील है। यह बिहार के कहाँ? बेगूसराय जिले में स्थित है। गंडक नदी के मार्ग परिवर्तन या विसर्पण के चलते हुए इस गोखुर झील का निर्माण हुआ है। इस झील की वर्ष 2020 में रामसर स्थल के रूप में इनको घोषित किया गया है। यह झील बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य पालन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यह सही है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। शीत महासागरीय धाराएं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है या गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ए। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान क्या होता है? विश्व भर में इनको सर्वोत्तम मत्स्य उत्पादन के लिए इसको श्रेष्ठ माना जाता है। अब ये जो जलधाराएं हैं उसको देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया भूमध्य रेखा और ये हो गई हमारी कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। तो इस वाले हिस्से में क्या होती है? गर्मी सबसे अधिक होती है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। तो जब यहाँ पर से जलधाराएं यहाँ की जो जलधाराएं होती है गर्म जलधाराएं वो क्या होगी? ऊपर की ओर उठती है ना। तो गर्म जलधाराएं कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है, ध्रुवों की ओर। और जो ठंडी जलधाराएं हैं है ना, और ठंडी जलधाराएं हैं वो ध्रुवों से कहाँ पर आती है? भूमध्य रेखा की ओर आती है। इसमें क्या कहा गया है कि शीत महासागरीय जलधाराएं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। शीत जलधाराएं ध्रुवों की ओर नहीं भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। और जो गर्म जलधाराएं हैं वो कहाँ की ओर? ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। इसमें उल्टा कहा गया है। लैब्राडोर की जो जलधाराएं हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं, गर्म जलधारा नहीं है। लैब्राडोर ठंडी है, ठीक है। लैब्राडोर महासागरीय जलधाराएं एक ठंडी जलधाराएं हैं। शीत महासागरीय जलधाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती है, ठीक है। जैसे कि ये 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा है, फिर ऐसे जाते जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री होगी, ठीक है। तो इधर जाने पर ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगी? ये उच्च अक्षांश की ओर हम चलते जाएंगे। और निम्न अक्षांश कैसे होंगे? तो इधर, ठीक है, इधर निम्न अक्षांश होंगे। कहाँ? भूमध्य रेखा पर। तो शीत जलधाराएं हैं उच्च अक्षांश से, ठीक है। ये उच्च अक्षांश से वो कहाँ जाती है? निम्न अक्षांश की ओर आती है। जबकि जो गर्म जलधाराएं हैं वो कहाँ जाती हैं? गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर। ये 0 डिग्री निम्न अक्षांश से है ना, 23, 24 इधर हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा कैसा होगा? उच्च अक्षांश। तो गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती है और ठंडी जलधाराएं होती हैं वो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की होता है। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित क्षेत्र शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध में होता है अंटार्कटिक, ठीक है। ऊपर में होगा आर्कटिक और दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा अंटार्कटिक, ठीक है। अंटार्कटिक होगा। इस अंटार्कटिक वृत्त के बीच में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आज की क्लास यहीं तक के लिए, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट डली आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।